नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग सॉइल साइंस के साथ-साथ प्लांट फिजियोलॉजी का भी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब एग्रोविजन 24 पे। और प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और ये काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है। इसको अगर आप कॉन्सेप्ट से समझ लें, तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिशन में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आज से समझते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए, जब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जानने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सभी को जीने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। ये तो सबको पता है कि चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे हेटेरोट्रॉफिक हो, कोई कार्निवोरस हो, सबको एनर्जी चाहिए फॉर लाइफ, फॉर सर्वाइवल। अब सवाल उठता है कि एनिमल है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको एनर्जी मिलेगा कहाँ से? राइट? उसको एनर्जी मिलता है फूड से, भोजन से। ठीक। अब सीधे हम लोग पॉइंट करते हैं प्लांट पे। प्लांट भी हम लोग पढ़े हैं कि प्लांट भी फूड का प्रिपरेशन करती है। ठीक है। अब फूड का प्रिपरेशन कर रही है और उसका स्टोर भी करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसको भी एनर्जी चाहिए। ठीक। तो कहीं ना कहीं मेन रोल जो दिख रहा है वो है एनर्जी का, ऊर्जा का। अब सवाल उठता है सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के समझने के पहले, सबसे पहले समझिए कि हमको चाहिए एनर्जी। चाहे हम पौधे की बात करें, प्लांट की बात करें, तो प्लांट को भी चाहिए हमको एनर्जी। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं, उसमें लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी को कभी बनाया नहीं जा सकता, एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब सवाल कि पौधे को, प्लांट को एनर्जी मिलती कहाँ से? तो प्लांट को एनर्जी मिलती है सूर्य के प्रकाश से। एक बात तो क्लियर हो गई कि पौधे को एनर्जी मिलती है किससे? सनलाइट से। तो हमारा पहला एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो पौधे हैं वो एनर्जी के लिए किसका यूज करती है? सनलाइट का। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भाई साहब, पौधे, सनलाइट तो हमको भी मिलता है, तो हम में ऐसी क्या क्वालिटी नहीं है, हम में ऐसी क्या खास बात नहीं है जो पौधों में है? दूसरा सवाल, उससे एक बात निकल के आती है कि भाई साहब, पौधे में एक ऐसी ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, एक ऐसी चीज पाई जाती है जो सन के प्रकाश को कन्वर्ट कर देती है, उस एनर्जी को यूज कर लेती है। अभी आप इतना ही समझिए, वो सूर्य के प्रकाश को यूज करती है। तो आपके पास दूसरा सवाल आना चाहिए कि जो क्लोरोफिल है, मतलब जो ऐसी कौन सी चीज है, उस चीज का नाम है क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हुआ? जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। यही चीज नहीं पाया जाता है एनिमल में, जिसके कारण हम लोग फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर। अब आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि अगर क्लोरोप्लास्ट है तो करता क्या है? देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि एक खास चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसका नाम है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, एसेसरी पिगमेंट होता है, कैरोटीन वगैरह सब कुछ होता है। अब क्लोरोफिल हो गया, यानी कि हम यहाँ तक ये समझे कि प्लांट में भाई साहब क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर एक क्लोरोफिल होता है। इन दोनों के बदौलत ही हम एनर्जी का यूज करेंगे। किसका एनर्जी का? सूर्य के प्रकाश का। ठीक है। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है वो बात की बात। ठीक है, इतनी बातें समझ में आप लोग को आ गई। अब देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है। ठीक है। एक चाहिए होता है क्लोरोफिल और दूसरा चाहिए होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सनलाइट। ये दोनों चीज पौधे के पास है। यही उसके लिए वरदान है और इसी के कारण वो फोटोसिंथेसिस करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। कौन करता है प्रोसेस भाई साहब? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट
और यहाँ पे हम ग्रीन प्लांट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रीन होता है क्लोरोफिल के कारण, आगे बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे, क्लियर डिस्कस करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट मतलब क्या हुआ, सनलाइट, कंबाइन वाटर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पौधे को वाटर कहाँ से मिलेगा, तो पौधे को वाटर मिलेगा अपने जड़ के माध्यम से, वो रूट से उसको लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल जाएगा एटमॉस्फेयर से, तो सब तो उसको मिल गया, कार्बोहाइड्रेट। और वही एनिमल में जल भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ से लाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहाँ से लाएगा। इसलिए ये कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझिए कि कहीं ना कहीं पौधे फूड बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफ, सबको पता है। फिर उस पौधे को खाएगा कौन, जो एनिमल खाएगा, और उसको फिर कार्निवोरस खाएगा। हेट्रोट्रॉफ खाया, और हेट्रोट्रॉफ से फिर जो हमारा एनिमल टू एनिमल, ये एक तरह से इकोसिस्टम चलते रहेगा। ठीक है, इस हम तीन चार बातें समझ गए। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रक्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट करती है, वो भी ग्रीन प्लांट करती है। ग्रीन प्लांट क्यों करती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। अब दो चीज चाहिए, एक चाहिए सन लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी चाहिए, और एक चाहिए क्लोरोफिल। ये दोनों काम करता है, दोनों चीजें हैं पौधे के पास। इसलिए क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बस इतनी सारी चीजें आपको समझनी। ठीक, चलिए अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ा है, वो आप लोग बताएंगे कि अगर हम ओवरऑल समझे तो फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक, वो बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सूर्य का प्रकाश भी आ गया, क्लोरोफिल आ गया, ये छः हो गया, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल हो गया, और बना दिया हमारा शुगर ग्लूकोज। ऑक्सीजन निकल गया, और साथ में चूंकि 6 मॉलिक्यूल जब H2O लेंगे तो 12 हाइड्रोजन हो गया, तो वो बाकी 6 H2O रिलीज हो जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि CO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, और बना रहा है हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, सवाल उठता है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन का जो मेजर सोर्स है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि जो नील साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, ऑक्सीजन का सोर्स कौन है। हमेशा एग्जाम में पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का सोर्स कौन है, तो वाटर। क्या रहेगा, वाटर। हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन में कि कैसे वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ, चलिए इतनी बातें आप समझिए। अब देखिए, अगर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि चलिए ठीक है, हम लोग बोले कि फोटोसिंथेसिस पौधे करती है, जो सनलाइट लेती है, लेकिन इसके पहले इतना, इस फोटोसिंथेसिस टर्म आने के पहले बहुत सारी रिसर्च हुई, एक अर्ली एक्सपेरिमेंट हुआ। किसने क्या क्या रिसर्च किया, वो हम लोग जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है देखते हैं। सबसे पहले बात है 1770 का, प्रिस्टले। प्रिस्टले ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने जार लिया, एक जार, ठीक है, आपको डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिस्टले ने क्या किया कि एक जार लिया, ठीक है। अब जार में उन्होंने क्या किया कि एक जलता हुआ कैंडल, ठीक है, और एक चूहा, ये ले लिया। कुछ समय के बाद देखे कि दो चूहे की मृत्यु हो गई और कैंडल भी बुझ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि ग्रीन प्लांट को इसके अंदर डाला। तब उन्होंने देखा कि ये दोनों जीवित है। तब उनके मन में एक सवाल आया कि कहीं ना कहीं पौधे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जनरेट कर रही है, कुछ ऐसी चीजें रिलीज कर रही है, जिससे ये मोमबत्ती भी का बर्निंग भी स्टार्ट है, कंटिन्यू है, और रेड के लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में उन्होंने इस चीज को ऑक्सीजन नहीं बोला था, लेटर जाके डिस्कवर हुआ ऑक्सीजन का, और प्रिस्टले ने फिर ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। याद, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई बताया कि पौधे ही, प्लांट ही मेजर सोर्स है फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, ये कौन बताया, प्रिस्टले ने। अब आता है दूसरा सवाल, उठता है कि अब जॉन इंगेन हाउस बोलो या जो बोलो, जो अंग्रेज है वो लोग समझेंगे। जॉन इंगेन हाउस जो है, उन्होंने क्या किया कि एक एक्वेटिक प्लांट लिया, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रीला, ठीक है। उन्होंने देखा कि बबल निकल रहा है,
ठीक है। और उन्होंने बोला कि वो बबल नहीं बल्कि वो ऑक्सीजन है जो कि पौधे उसको रिलीज कर रही है। लेकिन उन्होंने देखा कि दिन में तो बबल दिख रहा है बट रात में नहीं दिख रहा है। तो इंगेन हाउस ने बोला कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करती है, प्लांट जो ऑक्सीजन, अभी तो फोटोसिंथेसिस की बात ही नहीं होगी, प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करती है वो कब करती है? दिन में। ठीक है। यानी कि उनके मन में एक सवाल आया कि जरूर पौधे में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो दिन में होती है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इंगेन हाउस का एक्सपेरिमेंट। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉन सेक्स। ठीक है। तो वॉन सेक्स ने बोला कि एक उन्होंने देखा कि अब रिसर्च और चालू हुआ तो देखा कि यार पौधे में ऐसी क्या क्वालिटी है कि दिन में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तब उन्होंने सबसे पहले देखा क्लोरोप्लास्ट। तो कभी सवाल उठे कि क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले किसने देखा, तो आपको वॉन जूलियस वॉन सेक्स का नाम लेना है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसमें क्लोरोफिल का भी खोज किया और फिर उन्होंने पहली बार बोला कि जी हाँ, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें फूड का फॉर्मेशन होता है, स्टार्च। ठीक है। थोड़ा सा ये डिलीट हो गया, इसमें आप लोग देखिएगा इसको एंजल मैन, एंगल मैन, एंजल मैन देखिएगा। ठीक है। एंजल मैन ने, अब देखिए अब सवाल उठा कि दिन के समय में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो एंजल मैन ने सोचा कि उन्होंने देखा कि ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेडिएशन है उसमें भाई अब प्रिज्म से बाहर जाएगा तो विवर्गीय और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज 7 कलर में बढ़ जाती है। उन्होंने देखा कौन कौन होता है बताइए। एक तो वायलेट होता है, ठीक है, एक इंडिगो होता है, ठीक, और तो उसमें उन्होंने देखा कि दो जो कलर है ब्लू एंड रेड, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक फोटोसिंथेटिक एल्गी जो होता है दैट इज क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा को रख दिया। तो देखे कि जिसमें मतलब क्लोरोप्लास्ट है, तो उन्होंने देखा कि ब्लू कलर में, और याद रखिएगा कि एंजल मैन एक्सपेरिमेंट में कौन दो कलर में, तो ब्लू एंड रेड, उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एक बात और क्लियर हो गई कि कौन से वेवलेंथ वाला ज्यादा एक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस। अब ये सवाल आता है, अब आगे देखिए इसी से सारे धागे खुलेंगे कि भैया ये जो ब्लू और जो रेड वाला बात था, अब उस वेवलेंथ को यानी कहीं ना कहीं कोई चीज तो है जो खींच रहा है उसको, उसको रिएक्शन सेंटर जो आगे हम पढ़ेंगे उसको। अभी आप इतना ही समझिए कि एंजल मैन ने प्रिज्मेटिक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 7 कलर निकले, इसमें ब्लू और रेड की जो क्लेडोफोरा पूछा जाएगा कि एंजल मैन ने किस एल्गी का यूज किया था, क्लेडोफोरा, CLADOPHORA। ठीक है। अब एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है वॉन नील का, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिन्होंने पहली बार बोला था कि ऑक्सीजन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं वाटर है। अब सवाल उठता है कैसे, तो उन्होंने इसके लिए यूज किया था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, H2O की जगह उन्होंने H2S लिया। तब उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो H2O है इन प्लेस ऑफ CO2। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट देखे, जॉन इंगेन हाउस का देखे, जूलियस वॉन सेक्स का देखे, और एंजल मैन का देखे, और वॉन नील का देखे। ये 5-6 एक्सपेरिमेंट है, एकदम अच्छा आसानी से देखिएगा इसको। मैं नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल एग्रोविजन 24, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसमें जाके आप टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आप नोट्स को डाउनलोड कीजिए, और इसमें सारे क्वालिटी नोट्स हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कौन कौन अर्ली एक्सपेरिमेंट, सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है, अब हमको अब सवाल उठता है कि चलिए हम मान गए कि पौधे में होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक। अब देखिए, अब फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, अब थोड़ा अंदर घुसते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है ना, अभी आगे क्लोरोप्लास्ट तक मत पहुंचिए। फोटोसिंथेसिस जहां देखा गया कि प्लांट में जहां जहां ग्रीन पार्ट है, चाहे वो स्टेम ही ग्रीन क्यों ना हो, चाहे वो फ्लोरल बड्स ही ग्रीन क्यों ना हो, वहां वहां फोटोसिंथेसिस की घटना देखी गई। तो यानी कहीं ना कहीं पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ग्रीन। तो देखा गया कि ग्रीन क्या बोला है, तो तभी देखा गया कि जहां पे ये जो ग्रीन पिगमेंट है, यानी कि एक और चीज क्लियर हो गया, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंटेशन कॉज करता है। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और अंदर देखा गया, सोचा गया फोटोसिंथेसिस के बारे में।
तो ग्रीन लिप्स को देखा गया। ठीक, लिप्स को जब आप देखा गया तो उसमें ये देखिए, ये जो लिप्स, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। दिख रहा है? चलो, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये है एक छोटा सा लीफ का टुकड़ा काटा गया। ठीक है, एक ये देखिए, ये छोटा सा लीफ का टुकड़ा काटा गया। इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो होता है क्यूटिकल। ये लीव्स के टीएस काटा गया है। अभी मेजोफिल सेल की बात नहीं करेंगे, मेजोफाइल सेल की। क्यूटिकल क्या करता है कि वाटर को या लीफ सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, मेसोफाइल सेल को। साथ ही ये एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को बचाता है। ठीक है, इसके ऊपर होता है अपर एपिडर्मिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये होता है लोअर एपिडर्मिस। ये जो आप स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एक ये जो दिख रहा है ना आपको, यही है असली इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड मेसोफाइल सेल्स। क्लियर हुआ? मेसोफाइल सेल्स। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग मेसोफाइल सेल्स को देखेंगे। देखिए, ये जो मेसोफाइल सेल्स है, इसमें भी सब कुछ देखा गया। इसमें न्यूक्लियस देखा गया। ठीक है, इसमें वैक्यूल्स और सेल्स की तरह सेल वॉल भी देखा गया। ये जो मेसोफाइल सेल है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखा गया, क्लोरोप्लास्ट। अब आगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी देखेंगे। यानी अभी मेसोफाइल सेल में एक अजीबोगरीब चीज दिखा, इसमें क्लोरोप्लास्ट देखा गया। तो अब एक इसमें क्या क्या आप सीखे कि लीफ का जब देखा गया टीएस काट के, तो उसमें देखा गया कि इसमें एक तो क्यूटिकल मिला, एपिडर्मिस मिला, और बीच में सेल्स का समूह मिला, उसी को बोलते हैं मेसोफाइल सेल। तो अगर आपके पास आपसे आज के बाद से कोई सवाल पूछे कि फोटोसिंथेसिस पत्तियों के किस सेल में होता है, तो क्या बोलेंगे? मेसोफाइल सेल्स। क्लियर हुआ? मेसोफाइल सेल में। अब हम लोग सेल तक पहुंच गए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीज जान जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम बता देते पहले। ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये बोल सकते हैं कि सनलाइट को केमिकल में बदल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। आज के बाद से पूछे कि फोटोसिंथेसिस में कौन से एनर्जी का किस में कन्वर्जन होता है, तो लाइट का केमिकल में। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट कोई और नहीं बना सकता। हम आपको बता चुके क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक, वाटर किस में होता है, तो वाटर होता है, वाटर का सोर्स, ऑक्सीजन का सोर्स वाटर होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें जो ग्रेना होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो पिगमेंट है उसमें दो तरह का सेंटर होता है, PS1, PS2। हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइट रिएक्शन जिसको बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, तो ये एनाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एनाबोलिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें दो छोटे छोटे केमिकल आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स केमिकल बना रहे हैं, और ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें एनर्जी का एंडो में इन विद इन एनर्जी, विद इन हीट, एनर्जी का अंदर यूज हो रहा है। सवाल पूछता है कि सबसे पहले, क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसमें देखा गया? पहली बार कौन ऑक्सीजन जनरेट किया था? याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, चलिए थोड़ा सा देखिए, आप लोग लीफ की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम लोग और कुछ बताते हैं। पहले लीफ को देखिए ध्यान से, दिख रहा है आप लोगों को? ये जो लीफ है ना, इसमें ये जो होता है इसको पेटियोल बोलते हैं, जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए। ये जो होता है साइड में, उसको मार्जिन बोलते हैं। बीच में जो होता है उसको मिडरीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडरीब। ठीक, ये हो गया टिप, और ये क्या है भाई? ये हो गया भेन। अभी हम लोग लीफ का स्लाइड काटे, उसमें हम लोग क्यूटिकल देखे, मिजोफाइल सेल देखे, सब कुछ इसमें भी है। लेकिन ये वेन क्या बला है? ये वेन क्या करता है? तो चलिए अब इसको हम वेन का काट के देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि इसमें क्या दिखता है। ठीक, देखते हैं, चलिए। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, इसमें एक चीज देखा गया, जब जहां जहां वेन था, लीफ का नसें थी, वहां पे देखा गया कि वहां पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बाकी सब तो लीफ का सेल है, मेजोफाइल सेल दिखेगा ही, क्लोरोप्लास्ट सब दिखेगा, लेकिन इसमें देखा कि जहां जहां वेन है, वहां पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखा गया, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। क्लियर हुआ?
अब आप बोलेंगे कि ये वेस्कुलर बंडल क्या करेगा जाइलम, क्या करेगा फ्लोएम। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पौधे जो हैं ये पानी को लेते हैं जड़ से, और ये क्या है ना कि जाइलम फ्लोएम एक रास्ता है। जाइलम है पानी का जड़ से लेके पत्ती तक ले जाने का रास्ता, और जब हमारा खाना बन जाता है, फूड बन जाता है, तो उसका जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम से। आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं होगा, बाकी हम डिटेल बाद में देखेंगे वेस्कुलर बंडल को। क्लियर हुआ? तो जहां भी वेन का टीएस कटा वहां पे हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। बस इतनी बातें आपको जानना चाहिए। चलिए क्या क्या पढ़ लिए, देखिए थोड़ा सा और समझिए। अभी हम लोग थोड़ा सा स्टोमेटा के पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ये देखिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, हमने पढ़ लिया कि यही एक यही वो पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, और यही है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये करेगा कौन? पहले क्लोरोप्लास्ट को समझते हैं। तो एक सवाल आता है कि क्लोरोप्लास्ट सिंगल लेयर होता है कि डबल लेयर। तो सामने दिख रहा है कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, यानी कि डबल लेयर है। तो बीच में स्पेस भी होगा जिसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। यहीं पे होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, ये जो आपको स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सिंगल होगा तो इसको बोलेंगे थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। थाइलाक्वाइड, ठीक है, थाइलाक्वाइड होगा। और जब ये बंच में हो जाएगा तीन तीन का स्टैक में, तो इसको बोलेंगे क्या? ग्रैनम। अब जब एक ग्रेना ये हो गया और एक ग्रेना ये हो गया, दोनों के बीच एक ये है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल। जो स्ट्रोमा के बीच में लैमला है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमला। ये क्या करेगा भाई? तो इसमें भी बोला गया कि जहां जहां ये मेम्ब्रेन है वहां वहां पिगमेंट होगा। तो पक्का है कि यहाँ भी पिगमेंट होगा। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन में दो चीज होता है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो ये जो लैमला है, इस एक दिख रहा है, तो याद रखिएगा इसमें फोटो सिस्टम 1 होगा, क्योंकि ये सिंगल है, इसलिए इसमें फोटो सिस्टम 1 होगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है स्ट्रोमा, क्या होता है ग्रेनम, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे लाइट रिएक्शन होगा, यानी कि ग्रेनम। स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। अब भूल जाइए लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। अभी ये समझिए कि फोटोसिंथेसिस का कहानी स्टार्ट हो गया। हम लोग इसको बारीकी से पढ़ रहे हैं। लैमेला समझ गए कि जब दो ग्रेनम को जो कनेक्ट करता है उसमें क्या होगा? सिंगल है, सिंगल पाइप से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उसको हम लोग बोलेंगे वहां पे कौन सा रिएक्शन होगा? PS1। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पत्ती है ना, ठीक, कहीं आपको दिखा देता हूं मैं, ये आपको यहाँ दिखेगा। यस, ये देखिए, आपको एक चीज बताना भूल गया मैं। ये दोनों क्या बोला है? एक लिखा है स्टोमा और एक लिखा है गार्ड सेल। ये आप समझ गए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया स्टोमा, और इसके दोनों तरफ एक गार्ड लाइक है, गार्ड सेल। अभी दोनों को समझिए। स्टोमा जो होता है ना, वो पत्तियों पे छिद्र लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपके मन में पहला सवाल होगा कि हर चीज का कुछ ना कुछ यूज होता है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमा? ठीक है, अगर देखो, अगर एक छिद्र है तो उसको स्टोमा बोलेंगे। अब बहुत सारे हो गए तो क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक मैकेनिज्म सिखाएंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पहले इसके पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। स्टोमेटा छिद्र लाइक स्ट्रक्चर है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि पौधे क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आपको सारी कहानी समझ में आ गई कि ये काम कौन करेगा? ये काम स्टोमेटा करेगा। यानी स्टोमेटा जो छिद्र लाइक स्ट्रक्चर है, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ये किसके लिए? इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, चलिए भैया हम आपकी बात मान लिए। अब यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग पे जोर देना होगा। अमूमन क्या देखा गया है कि दिन के समय स्टोमेटा ओपन होता है और रात के समय अमूमन स्टोमेटा क्लोज हो जाता है।
तो अब आपके मन में सवाल होगा कि ये क्यों होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखिए, स्टोमेटा जो होता है ना, अगर ये ओपन रहता है तो ये वाटर का लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ऐसा नहीं है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही होती है तो भी वाटर लॉस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है डे के बाद, तो ये फिर ये क्लोज हो जाती है, ताकि क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ही नहीं तो फिर ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ऐसा कैसे संभव है, इसको कैसे मालूम चलेगा कि अब हमको बंद होना है, अब हमको चालू होना है, सुबह हो गया, हमको ओपन होना है और फिर हमको फोटोसिंथेसिस वाली गैसियस एक्सचेंज करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग समझ लें। पहले तो इम्पोर्टेंट है ना, देखिए थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए दिन में क्या होता है, तो दिन में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटा के बाहर क्या है, तो ये गार्ड सेल है, मूंगफली लाइक होता है, ठीक है। बीन लाइक, मूंगफली लाइक का स्ट्रक्चर होता है, किडनी बीन जो बोल सकते हैं। तो ये होता है गार्ड सेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से दिख रहा है आपको? पहले हम आपको ओपनिंग वाला देख लीजिए। इसमें आपको दिख रहा है गार्ड सेल बिल्कुल ऐसे खींचा हुआ, फूला हुआ, ये हो गया कि हम बोल सकते हैं कि गार्ड सेल यहाँ पे बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल टर्जिड है, खुल गया है। जब वही शाम के समय क्या देख रहे हैं कि गार्ड सेल एकदम सुस्त हुआ हुआ है। और ये देखिए ये हो गया रात का समय, ठीक है। और रात के समय में हम क्या देख रहे हैं, ये गार्ड सेल अब वो फ्लैसिड हो गया, रिलैक्स हो गया। तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो ऐसा होता होगा कि ये गार्ड सेल ओपनिंग हो रहा है, गार्ड सेल क्लोज हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा समझाते हैं आपको। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, दिन में क्या होता है, देखिए दिन में क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसी गार्ड सेल में क्या होता है कि ये जो साइटोसोल है हमारा, यहीं पे जो फूड है हमारा स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। पहले आप कहानी समझ लीजिए। दिन के समय में ये जो गार्ड सेल आपको दिख रहा है, यहीं पे ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है दिन के समय में कि ये जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होकर बन जाता है क्या, ग्लूकोज। अब आप लोग रेस्पायरेशन वाली प्रक्रिया याद रखिए। रेस्पायरेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और टूटते 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 वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इससे क्या फायदा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, इससे क्या फायदा है। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनने के बाद यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है दिन के समय, वहीं इसका रोल चालू हो जाता है। वो क्या करता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को बदल देता है ऑक्जेलो एसिडिक एसिड में। अब एंजाइम कौन सा होगा, पेपकेस, बाद में देखेंगे। अब मेरा क्या बन गया दिन में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड, और यही मैलिक एसिड टूट जाता है मैलेट आयन और प्रोटॉन में। तो हमारा प्रोटॉन बना ना दिन में H+, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो बाहर जो हरा हरा देख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं एसेसरी सेल, ठीक है। गार्ड सेल के बगल वाला जो सेल है उसको बोलते हैं एसेसरी सेल। एसेसरी सेल में पोटेशियम होता है और क्लोराइड होता है। अब जब H+ बाहर जाएगा तो ड्रैग इफेक्ट, पोटेशियम अंदर जाएगा, ठीक है। पोटेशियम अंदर जाएगा, H+ बाहर जाएगा, प्रोटॉन। तो क्या होगा, पोटेशियम क्या करता है कि जो मैलिक एसिड हमारा बना हुआ है मैलेट, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और बना देता है पोटेशियम मैलेट। यही पोटेशियम मैलेट चला जाता है किसमें, ये जो ब्लू कलर वाला वैक्यूल देख रहे हैं इसमें। अब क्या होगा कि ये पोटेशियम मैलेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा दिन में, और तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गया। जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। बाहर से क्या होगा, पानी, ये हाइपोटोनिक है। अब बाहर से पानी इसमें अंदर जाएगा, पानी भरते जाएगा और ये टर्जिड हो जाएगा। ये तो हम कहानी समझेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इसमें गार्ड सेल में, जो स्टोमेटा के बगल में जो गार्ड सेल है, इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा क्या था, हमारा ग्लूकोज था। ये ग्लूकोज में हम लोग पढ़े हैं रेस्पिरेशन, ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और वो टूटते टूटते बन जाता है क्या, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में अब दिन के समय है, तो दिन के समय में क्या होगा, उसको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है नोट्स में आपको दे दूंगा मैं। फॉस्फोइनोल जो पायरुवेट है
ये क्या करेगा, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है बना लेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके, और वही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बदल जाता है मैलिक एसिड में। हमारा मेन टारगेट पूरा हो गया, बनाना था मैलिक एसिड, यही मैलिक एसिड टूट जाता है मैलेट 2- और H2+। अब एक चीज और समझिएगा, आगे पूछेंगे आपसे, ये H+ मेरा अंदर बढ़ते गया दिन में, तो बाहर जो पोटेशियम आयन है बगल वाले सेल में, वो क्या करता है H+K+ पंप बना देता है, और वही पोटेशियम आयन अंदर आ जाता है। वो पोटेशियम आयन जो हमारा मैलेट है उससे मिलकर बना देता है पोटेशियम मैलेट, और वो क्या करता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है वैक्यूल में, जिसके कारण हम लोग ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी और बाहर से जो पानी अंदर आएगा। क्लियर हुआ, ये हो गया दिन में। रात में क्या होता है, रात में बस उसका उल्टा हो जाता है। अच्छा, अब दिन में क्या हम देख रहे हैं कि मैलिक एसिड टूट रहा है और मैलेट और H+ बना रहा है, तो ये जो H+ है वो एसिडिटी पीएच बढ़ाएगा, इसलिए दिन में पीएच वैसी बात है हाई होगा H+ के कारण। ठीक, अब देखिए रात में क्या होता है, रात के समय में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ेगा क्योंकि इसमें स्टोर है। देखिए दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होते जा रहा है, दिन में फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बनाते जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड खर्चा हो रहा है। रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो तो स्टोर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक हो जाता है तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड एक्टिव हो जाता है रात में। सवाल पूछेगा कैस्टोमेटा में जब क्लोजिंग के समय कौन सा स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव होता है, तो क्या याद रखेंगे, एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बना देता है तो यहाँ पे जो पोटेशियम आयन वो बाहर, उसको बाहर करके फिर वापस से प्रोटॉन लेता है, और फिर ये प्रक्रिया जो है रिवर्स हो जाती है, और फिर ये वाटर का एक्जोस्मोसिस होता है और ये फ्लैशिंग हो जाता है। तो बस यहाँ पे याद रखना है, और रात के समय एब्सिसिक एसिड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो फिर से रिवर्स कर देता है H+K+ पंप को। अब देखिए, अब एक सवाल और आता है, जब H+ बहुत ज़्यादा दिन में होता है ना, तो बगल से क्लोराइड आयन भी आ जाता है, और यही क्लोराइड आयन पोटेशियम से कवर नहीं होता तो क्लोराइड भी कर लेता है न्यूट्रलाइज, क्योंकि आयन को न्यूट्रलाइज भी तो करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आपको नोट्स दे दिए हैं, आपको समझा दिए हैं सब कुछ। पहले दिन का देख लीजिए। दिख रहा है आप लोगों को, देखिए दिन में क्या हो रहा है, हमने पहले पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज। क्यों डिक्रीज, क्योंकि ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिलकर बना दे रहा है क्या, ऑक्जेलो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक, और वही बाद में क्या बन गया, देखिए मैलिक एसिड बन गया। मैलिक एसिड किस में बन गया, मैलेट और H+ में। K+ अब वापस आ जाएगा, ठीक है, और H+ बाहर जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, लिखा हुआ है ड्यू टू एंट्री ऑफ K+ एंड मैलेट। क्या होगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा, गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगा। इतना अच्छा से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, और अब हो गया डे टाइम। डे टाइम में देख लीजिए क्या होता है, CO2 कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। पीएच क्या होगा, पीएच डिक्रीज होगा। अब सवाल उठता है पीएच क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि H+ तो बाहर चला गया। पीएच का मेन कारण तो प्रोटॉन है H+, दिन में तो H+ था तो पीएच बढ़ गया था, यहाँ पे तो H+ है ही नहीं, तो जब पीएच डिक्रीज होगा तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा कि K+ एक्सचेंज को स्टॉप कर देगा। मैलेटाइन फिर क्या करेगा, H+ के से मैलिक एसिड बना लेगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, एक्जोस्मोसिस होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा। मैंने बहुत कोशिश किया आपको कि स्टोमेटा क्यों ओपन होता है, क्यों क्लोज होता है, तो अभी तक आप लोग समझिए क्या समझे। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि पौधा ही करती है फोटोसिंथेसिस, फिर हम पता करने की कोशिश किए कि पौधा ही क्यों करती है फोटोसिंथेसिस। पौधा इसलिए फोटोसिंथेसिस करती है कि उसमें खास बात है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर हम जानने की कोशिश किए कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, चलिए मान लिए सन सोलर एनर्जी कैसे लेगा, तो पता किया कि सोलर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है उसमें पिगमेंट पाया जाता है जो कि उस सोलर रेडिएशन को फिक्स करती है, और उसको फिर आगे प्रक्रिया हम देखेंगे लाइट रिएक्शन में कैसे उसको एक्साइट करती है और फिर कैसे कन्वर्ट होता है। ये देख लिए, सारी बातें समझ में आ गई। फिर हम लोग और जानने की कोशिश किए कि यार हरी पत्तियों में ही ऐसा क्यों होता है, तो हरी पत्तियों को हम लोग और ओपन किए, तो जब हरी पत्तियों को और ओपन किए तो उसमें एक चीज़ देखिए कि यार इसमें एक सेल होता है मीजोफिल सेल, यही मेन रीजन है इसका। तो फिर देखे कि नहीं भैया, पत्ती नहीं, जहाँ जहाँ मेजोफिल सेल है, जहाँ जहाँ हरापन है
सब करेगा फोटोसिंथेसिस, कोई बात नहीं। फिर हम मेसोफिल सेल को और अच्छे से डिटेल देखें तो उसमें देखें कि स्टोमा होता है, उसके चारों तरफ गार्ड सेल होता है, वो क्यों, तो स्टोमा क्या करता है वो देखे, तो देखे कि वो गैसेस एक्सचेंज करता है, वो अच्छी बात है। गैसेस एक्सचेंज करता है तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि दिन में चाहे ओपन हो जाता है, रात में बंद हो जाता है, हम वो भी पढ़े। ड्यू टू H के पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप के कारण, वो भी देख लिए। फिर हम लोग और क्या देखे, हम लोग ये देखे कि पहले के साइंटिस्ट लोग जो प्रिस्टले थे, जो इंगेन हाउस थे, जो सैक्स थे, जो नील थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ों की खोज की। फिर हम लोग ये भी देख ली। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग देखेंगे, देखिए आपको क्या देखना है, हम लोग ये सारी बातें समझ गए। फिर हम लोग देखें कि जो लीफ के वेन होते हैं, जो नसें होती है, उसमें एक खास चीज़ पाई जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये भी हमको समझ में आ गया कि पौधे जो हैं वो पानी किस माध्यम से लेते हैं, किस रास्ते से लेते हैं, तो जाइलम से। फिर खाना का कैसे पहुंचाते हैं, तो फ्लोएम से। इतनी सारी बातें अब आपको फोटोसिंथेसिस की बेसिक क्लियर हो। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल ए क्या है, क्लोरोफिल बी क्या है, एसेसरी पिगमेंट का क्या रोल है। जब ये सब हम लोग देख लेंगे, तब हम लोग क्या देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइट रिएक्शन, दो तरह का रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, एक लाइट होता है और एक डार्क होता है। आगे बताएंगे लाइट क्यों होता है नेक्स्ट अपने सेशन में। और एक डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन किस में होता है, अब आपके मन में तुम तुरंत आंसर हो जाए ग्रेनम में। डार्क किस में होता है, स्टोमा में। ठीक है, अब देखिए लाइट रिएक्शन में दो चीज होता है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। लाइट रिएक्शन का काम है फोटोलिसिस करवाना वाटर का, और जो हमारा एसिमिलेटरी फैक्टर है लाइक एटीपी, NADPH, कभी कभी PMT वगैरह पूछता है कौन इसका पार्ट नहीं है, तो NADH नहीं है, NADPH है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से लाइट रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद डार्क रिएक्शन को देखेंगे, क्रेब साइकिल को देखेंगे, C2 साइकिल को देखेंगे, और धीरे धीरे एक मतलब फोटोसिंथेसिस को खत्म करेंगे। ठीक है ना, चलिए, होप उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, और हम लोग सॉइल साइंस भी लेके चलेंगे और फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी को भी अपने इस चैनल पे फिनिश करेंगे। और इसके जो नोट्स हैं, जो मैं आपको नोट्स, पीछे आपको जो PDF नोट्स दिख रहा है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एग्रोविजन 24 का, उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।